नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज देश देशांतर का जो विषय है वो है केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा। केंद्र की सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा सामान्य पात्रता परीक्षा होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन कर दिया गया है। एनआरए एक मल्टी एजेंसी निकाय होगा जो कि ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कॉमन टेस्ट का आयोजन करेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। ये साल में 2 बार आयोजित होगा। सीईटी के जरिए सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग अलग जो परीक्षाएं देनी पड़ती थी उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, यानी कि एक कॉमन टेस्ट होगा। सरकार के इस कदम से सरकारी जॉब पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के चयन में एक रूपता आएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाएगा। सीईटी में इसे एक बड़ा सुधार जो है माना जा रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण के तौर पर सीईटी का आयोजन एक नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा किए जाने की जो घोषणा है वो वित्त मंत्री के द्वारा साल 2020 का जो बजट था उसमें की गई थी। आज अपने खास मेहमानों से समझेंगे कि ये जो सामान्य पात्रता परीक्षा है केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसके लिए वो दरअसल क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा और इसे एक बहुत बड़ा जो है सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे जुड़े जितने भी पहलू हैं उसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से और उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी हैं, आप डायरेक्टर हैं IIPA। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही अंगराज मोहन हैं, आप फॉर्मर प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RRB। आप दोनों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र जी आपसे करना चाहेंगे और पहला सवाल यही है कि जो सामान्य पात्रता परीक्षा है अगर हम इसे समझना चाहें सीईटी ये क्या है? देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का, खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, जो कि ग्रुप बी और सी के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, जैसा आपने खुद ही बताया इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या बैंकिंग है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ऐसे लगभग 10 या 12 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं भारत सरकार के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी ले लिया जाए तो 28 स्टेट 28 रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगी। यूटीज का ले लें उनका भी होगा। सारे मिला के लगभग इतने रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिक्रूट फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर ये सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, खासतौर से जिसमें कि कॉमन टेस्ट मतलब नहीं है कि एक ही टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, और उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा कि मिनिमम दिस लेवल ऑफ न्यूमरेसी, दिस लेवल ऑफ साइंस, दिस लेवल ऑफ एसे राइटिंग, दिस लेवल ऑफ इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट। ये जो माइंड या जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ये सब का टेस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट करके, जो व्हाट वी कॉल इट इनिशियल स्क्रीनिंग करके, ये एनआरए कैंडिडेट को रेडी करेगा। इस इनिशियल टेस्ट के लिए भी किसी इच्छुक हिंदुस्तानी को कहाँ दौड़ना पड़ता है। 780 से ऊपर जिले हैं, हर जिले में अगर एक टेस्ट होगा तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने जिले में निर्धारित तारीख पर टेस्ट किया, टेस्ट दिया, अगर इम्प्रूव हुआ अगली बार फिर टेस्ट में अप्लाई करें, 2 बार टेस्ट होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार मैं इसको मानता हूँ, और एक ऐसा सुधार जो विद्यार्थियों के हित में है, जो लाभार्थियों के हित में, जो ऐसे लाभार्थी हैं जो कि खाली नौकरी पाने के लिए भटकते रहते हैं। बहुत बार तो उनको पता ही नहीं लगता कि परीक्षा कहाँ है, परीक्षा है तो कब है, आना जाना, ये सब बहुत सारे खर्चे हैं। तो सारे चीजों को देखें तब इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ईज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये पात्रता के लिए निर्धारित करने के लिए नहीं है, सुपात्रों के लिए सहज तरीके से नौकरी पाने का रास्ता भी सुगम करता है। इसीलिए मैं इसको कॉमन एंट्रेंस को एक पाथ ब्रेकिंग या हिस्टोरिक इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। अंगराज जी, जैसा कि सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि एक ऐतिहासिक और सुधारवादी कदम है, सवाल मेरा ये है कि मौजूदा वक्त में तमाम जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी, सरकार के अलग अलग
विभागों में रिक्रूटमेंट के लिए। ऐसे में सीईटी की जरूरत क्यों पड़ी? सीईटी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये अलग अलग विभाग परीक्षाएं करा रहे थे और इसमें परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हो रही थी कि वो एक ही स्तर के परीक्षा के लिए कई जगह पर जाते थे और साल में उनको कई बार एक स्थान से दूसरा, अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए, जिसमें आने जाने में बहुत असुविधा होती थी। और सभी विभाग चूंकि अलग अलग परीक्षाएं कराते थे तो उनका जो परीक्षा केंद्र होता था वो परीक्षार्थियों के घर से कभी कभी काफी दूर हुआ करता था, कभी 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी पे। और सिर्फ एक ही स्तर की परीक्षा के लिए कई स्थान पर जाए तो वो एक अच्छी बात नहीं थी, सुविधाजनक नहीं थी। इस सीईटी के माध्यम से यह परीक्षार्थियों को जरूर सुविधा हो जाएगी कि एक परीक्षा देने के बाद वो लायक हो जाएंगे दूसरे हर एक विभाग के परीक्षा में किसी खास पद की परीक्षा में बैठने के लिए। और इसमें जो सुविधा, जो इंतजाम किया गया है कि एक परीक्षार्थी को अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक जिले में परीक्षा होगी, साल में 2 बार होगी। और एक और इसमें खास बात है कि एक परीक्षार्थी अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर समझिए 1 साल में उन्होंने परीक्षा दिया है पर और उसमें संतुष्ट नहीं है, फिर 6 महीने के बाद जो परीक्षा होगी उसमें वो अपियर होकर करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और उन्हें नौकरी पाने की ज्यादा अवसर मिलेगा। जी, यानी सारी जो प्रक्रिया है वो पहले से कहीं ज्यादा आसान और सहज हो जाएगी। सुरेंद्र नाथ जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, अंगराज जी भी जैसे बता रहे थे कि अगर जो पहले जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, जो परीक्षा का माध्यम होता था, जिस तरीके से परीक्षा आयोजित की जाती थी या जो तरीके अपनाए जाते थे, उससे ये किस तरीके से अलग होगा, ये जरूर समझना चाहेंगे वो तमाम उम्मीदवार भी और परीक्षार्थी भी कि क्या अलग होगा सीईटी में। सीईटी में जो जैसे अंगराज जी बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि सीईटी में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा एडवांटेज कैंडिडेट को मिलेगा, मान ली रेलवे है, रेलवे का सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में फैलाव, रेलवे की वैकेंसी ज्यादा निकलती है, बैंकिंग की वैकेंसी ज्यादा निकलती है, लेकिन पोस्ट एंड टेलीग्राफ की वैकेंसी उसका कम हो, टेलीकॉम की वैकेंसी कम हो, कोल इंडिया की वैकेंसी कम हो या माइनिंग सेक्टर की वैकेंसी कम हो। तो जैसे मान लीजिए किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास 10 वैकेंसी, वो रिक्रूटमेंट करेगा, उसके लिए ज्यादा 10,000 एप्लीकेशन आएंगे। अब 10,000 एप्लीकेशन के लिए टेस्ट पूरे भारत में नहीं हो सकता, बिकॉज सब जिले से हो सकता कैंडिडेट भी ना हो। लेकिन रेलवे है, बैंकिंग है, जो हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, इसके ज्यादा कैंडिडेट आते हैं, तो पूरे देश में होता है। तो होता क्या, जैसे आई एज ए स्टूडेंट आई कैन से, जब मैं बीए पढ़ के निकला या ग्रेजुएट करके निकला, हमने तो IAS 85 में हुए, लेकिन इसके पहले हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी या सबने दिया होगा, हमने सबने परीक्षा दी है, एग्जाम दिए हैं। लेकिन जहाँ वैकेंसी ज्यादा होती है वहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बच्चे उन्हीं को प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए डीमेरिट इन कैंडिडेट्स को शुरू में डिसएडवांटेज मिलता है कि तो जम्मू कश्मीर में 10 ही वैकेंसी है, मैं क्यों अप्लाई करूं, या गोवा में है 3 वैकेंसी, हो सकता मेरा ना हो। लेकिन अब ये वैकेंसी की पोलिंग होकर सेंट्रल रिक्रूटमेंट में अगर होगा, या अगर आज नहीं तो कल ये भावना फलीभूत होगी, तो हर कैंडिडेट को हर जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक है सबसे बड़ा फायदा। और दूसरा फायदा, जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, कि एक एग्जाम देने के बाद अगले एग्जाम देने के लिए आपको पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी और प्रतीक्षारत भी रहना पड़ता था। आज आपने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, मान लीजिए आपको 1000 में से 700 स्कोर मिला, हो सकता है दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आपने देखा है कि आप और अच्छा कर सकते हैं, तो अगली बार मान लीजिए आपने 710 स्कोर किया, तो यू विल बी रैंक्ड एट 710 नॉट ऑन 700। तो आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिस एरिया में आप कमजोर समझते हैं उस एरिया के टेस्ट दे सकते हैं। तो बार बार आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और हर बार आप एलिजिबल होंगे जब कभी वैकेंसी आएगी। तो रिक्रूटर के लिए एडवांटेज है, कैंडिडेट के लिए एडवांटेज है, हर बार नया कुआं खोदो, नया पानी पियो, ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैंडिडेट के अंदर भी विश्वास बढ़ेगा कि मैं अपना पढ़ाई लिखाई में काम करूं, टेस्ट तो दे दिया, उसी टेस्ट के भरोसे हमारा जितनी भारत सरकार की या जो राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर टेकिंग इसमें शामिल होंगे, या हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में शामिल हो, वे टेस्ट करके रखा है, इसी से कैंडिडेट ले लेते हैं। ये सबके लिए सुविधाजनक होगा। और इसी नाते मैं इसको बोलता हूँ कि रिक्रूटमेंट
ईज ऑफ रिक्रूटमेंट भी है एंड ईज ऑफ लिविंग भी बच्चों के लिए लगाएगा कि कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मेरा मानना। बिल्कुल, ये जो ईज है वो इसके जरिए काफी हद तक सुनिश्चित हो पाएगा। अंगराज जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है वो विभिन्न विभागों के कार्यों में एक रूपता और पारदर्शिता लाने के लिए जो है वो पुरजोर प्रयास कर रही है। सीईटी के माध्यम से हम इस दिशा में किस तरीके से सरकार के इन प्रयासों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये जो परीक्षा कराने की जो प्रणाली स्थापित की गई है और जो करनी है आगे जाकर के, वो हर एक स्टेज पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंगे और कैंडिडेट जो है वो अपने परीक्षाफल को परीक्षा में क्या उनका प्रदर्शन रहा, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसको स्टेज पे देख सकते हैं और वो जान सकते हैं कि उनसे जो गलती हुई वो क्यों हुई, क्योंकि उसके साथ मॉडल आंसर भी दिया जाता है कैंडिडेट्स को परीक्षा होने के बाद। और फिर जो उनका स्कोर होगा वो भी उनको बताया जाता है, सिर्फ टोटल स्कोर नहीं बताया जाता है, लेकिन ये भी बताया जाएगा कि आपने कौन से प्रश्न सही किए, कौन से प्रश्न गलत किए। तो इसलिए कैंडिडेट को अपने परफॉर्मेंस के बारे में और जो मार्क्स सिक्योर करेंगे उस पर कोई शिकायत नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, शिक्षा को लेकर जो शिक्षा नीति है, तमाम ऐसे कदम जो ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं और अपने आप में एकदम नए, जो कहीं ना कहीं काया पलट कर रही हैं जो पुरानी परंपराएं और जो एक ढर्रा चला आ रहा था उसमें एक नया बदलाव, और ये बदलाव बहुत सकारात्मक भी है और आशावादी भी है। इस कदम को भी हम उसका एक हिस्सा माने। न केवल ये सकारात्मक प्रयास है बल्कि ऐतिहासिक है दो और कारणों से, जो एक मैं और बताना चाहूँ। रिक्रूटमेंट में जहां भी देखें, किधर भी रिक्रूटमेंट होता था, इसके बाद एलिगेशन हुआ कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, कैंडिडेट को इक्वल चांस नहीं मिला, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी। अब वो उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, कारण सरकार को या जिला प्रशासन को या रेलवे बोर्ड को, जो भी जिसके लिए परीक्षा हम करेंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी अगर करेगी तो इसमें एक तो भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्रवाद नहीं होगा, हर एक को बराबर मौका मिलेगा, एक है। दूसरा, पारदर्शिता आएगी, इसमें क्वालिटी आ सकती है, डिजिटल फ्रेंडली हो सकता है। आखिर हम जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्लर्क, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो एनएसआईसी में हो, चाहे एमएसएमई में हो, चाहे वो आईआईपी में हो, क्लर्क की एक क्वालिटी है, एक क्वालिफिकेशन है। तो मान लीजिए उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके बाद ये टेस्ट होना चाहिए, उसका टेस्ट एक एजेंसी कर ले। हर एजेंसी अपने लिए क्यों करे? ये तो पहले से ही इसको होना चाहिए था, लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है। एक तो ये खास बात है। दूसरा है जो कि हर बार एग्जाम होगा, एक फिक्स डेट पे, फिक्स सेंटर्स पे होगा, तो हर बार आपको चांस मिलेगा। मान लीजिए 2 एग्जाम दे, आपका नहीं हुआ कहीं, यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। आप कोई और नया रास्ता चुने अपने लिए, खाली सरकारी सेवा के लिए या खासतौर से कम होती सरकारी सेवाओं के लिए अपना जीवन नष्ट ना करें। जीवन में सरकारी सेवा के अलावा भी बहुत सारे फर्ज होते हैं। So people will turn towards entrepreneurship and vocationalization than only trying for one exam to another exam and trying for 30-40 exam and investing money and resources. मुझे लगा ये भी जरूरत है हाईलाइट करने। जी बिल्कुल। अंगराज जी, यहाँ पर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एनआरए का गठन किया जा रहा है इस सामान्य पात्रता परीक्षा को पूरा कंडक्ट कराने के लिए, इसकी फंक्शनल बॉडी और इसका किस तरीके से इसको पूरा कंडक्ट कराएगी, कैसे काम करेगी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसे भी समझाएं। इसमें अभी नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है जिस पर काफी उच्च स्तर के अधिकारी रहेंगे और इनको असिस्ट करने के लिए रीजनल लेवल पर भी कमेटी होगी, जो कि ये स्टेट या एक जो जहां पर स्टेट में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, हो सकता है वहां पर एक से ज्यादा हो, या कहीं पर क्लब भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और वो लोग जो है एग्जामिनेशंस कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट के मदद से, ताकि जो भी परीक्षाएं होती हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंडक्ट हो और किसी भी कैंडिडेट को कोई कंप्लेन नहीं हो। एजेंसीज इसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है परीक्षा कराने का,
वो क्वेश्चन सेट के लिए एंगेज किए जाएंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए किए जाएंगे, इवैल्यूएशन के लिए किए जाएंगे, और जिससे कि कोई भी कैंडिडेट को किसी तरह की, जैसा कि त्रिपाठी साहब भी बता रहे थे, कि कोई भी पक्षपात का आरोप इसमें नहीं लग सकेगा, क्योंकि बिल्कुल ये थर्ड एक इम्पार्शियल एजेंसीज के द्वारा एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो इसमें जो सरकार की सोच है कि एक नेशनल लेवल पर एक बॉडी होगी और फिर स्टेट लेवल पर बॉडी होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हर एक जिले में ये परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार कराएंगे। जी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ये जो सीईटी का जो ये पूरा प्रोसेस होगा, कहा यह जा रहा है कि 2022 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और साल में 2 बार इसे कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि क्या एक उम्मीदवार साल में 2 बार परीक्षा हो रही है तो क्या उसे दोनों बार उसमें शामिल होना होगा, या फिर एक बार, जैसा कि इसे पहले अंगराज जी भी बता रहे थे, मैं चाहूँगी आप इसको और थोड़ा क्लियर करें कि अगर आप पहली बार से संतुष्ट नहीं हैं या आपको लगता है आप और बेहतर कर सकते हैं, तो आप दूसरी बार जब परीक्षा होगी साल में दूसरी दफा, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हम हमारे पूर्व वक्ता ने सही कहा कि परीक्षा एक बार आपने दिया और लेकिन आपको लगता है कि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, आप दोबारा परीक्षा में आए और जरूरत पड़े अगर आपने किसी दुर्भाग्यवश दोबारा परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, यू कैन रिटेन योर प्रीवियस मार्क्स आल्सो, ये भी फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। अपने इम्प्रूवमेंट अगर नहीं किया है, मान लीजिए आपका स्कोर, मैं बता रहा था आपने 700, मान लिया आउट ऑफ 1000 यू स्कोर्ड 700 मार्क्स, बट किस दूसरे टेस्ट में आप अच्छा करने के बजाय खराब कर लिए, 680 आ गया, देन यू कैन से दैट हमारा प्रीवियस मार्क रखा जाए एंड आई शुड बी एलिजिबल बेस्ड ऑन दैट स्कोर। तो ये फायदा है। दूसरा है कि बार बार आपको परीक्षा नहीं देना है, एक परीक्षा से एक और अच्छाई है इसमें कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके फर्दर टेस्ट के लिए स्पेशलाइज एजेंसी उनको टेस्ट भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि एक परीक्षा दिया उससे आप हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो बेसिक स्क्रीनिंग सीईटी कर लेगी, इसके बाद स्पेशलाइजेशन किसी को करना है, किसी और खास सब्जेक्ट में टेस्ट लेना, मान लीजिए ड्राइविंग का टेस्ट है या कोई और ऐसा टेस्ट है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है, कोडिंग का है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है, स्टेनोग्राफी का है, मान लीजिए हमने अंग्रेजी हिंदी का किया है, किसी ने बोला हमको तमिल और तेलुगु का भी चाहिए या तमिल भाषा वाला भी हमको स्टेनोग्राफर चाहिए, तो बेसिक एलिजिबिलिटी इसने टेस्ट दी रखी है। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट के लिए एजेंसीज अपने तरीके से व्यवस्था कर सकती हैं। हाँ, अब ग्राउंड बेसिक लेवल पर ना करके एक हायर लेवल पर करेंगी, वो भी जहाँ जरूरत हो, वरना अगर इसी टेस्ट से काम चल जाएगा तो देन दे कैन पिक अप कैंडिडेट्स आउट ऑफ दिस लिस्ट एंड दिस इज ह्यूज बेनिफिट टू रिक्रूटिंग एजेंसी। बार बार उनको भटकना नहीं पड़ेगा। एक मेरिट टेस्ट बनी है, आज हमारे पास 3 वैकेंसी है, हमने मेरिट से 3 ले लिए, कल हमारे पास 6 वैकेंसी, हम मेरिट से 6 ले लेंगे। Improve one list valid for a definite period of time and recruitment agency can pick up candidates out of that list uniformly। तो किसी को ये मतलब जो होता है ना कि अनफेयर एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा कि मैं जम्मू का हूँ, मैंने जम्मू में टेस्ट किया, मेरा हो गया, उसमें तमिलनाडु वाला नहीं आ सकता। आज तमिलनाडु की वैकेंसी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यूपी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी वैकेंसी हो, भारत सरकार कहीं भी। तो रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे जो करते हैं उनका रोल खत्म हो जाएगा एंड दिस विल बिकम रियली ऑल इंडिया टेस्ट, और ये सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बहुत बड़ा इसका एक उदाहरण होगा जो ट्रांसपेरेंसी का। बिल्कुल, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये सभी के लिए आसान होगा। समय और धन की भी इसमें बचत होगी बहुत ज़्यादा, जो तमाम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग समय पर आयोजित कराना, परीक्षार्थियों का भी आना जाना या रिक्रूटर्स का भी उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कराना, इन सब चीज़ों से भी निजात मिलेगी। समय और धन की भी बचत हम इसमें देख रहे हैं। अंगराज मोहन जी, चूंकि कार्यक्रम अब अपने अंतिम छोर पर है, मैं चाहूँगी आप कंक्लूडिंग कमेंट के साथ बताएं कि जिस तरीके से हमने देखा पिछले कई सालों में सरकार जो एक रूपता और पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है, सरकार हर विभागों में बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं और ये कितना बड़ा स्टेप होगा? ये तमाम जो स्टेप्स पहले भी उठाए गए हैं, चाहे हम माध्यमिक शिक्षा में देखें, उच्च शिक्षा में देखें, कोविड काल की वजह से भी बहुत सारे परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अब इस पूरे प्रोसेस को किस तरफ ले जा रही हैं? किस तरीके का बदलाव आप महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में? जी, इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से देंगे। तो परीक्षाएं कई कराई,
और हमेशा देखते थे कि शुरू के स्टेज में परीक्षा में कैंडिडेट्स को कंप्लेंट्स बहुत होते थे क्वेश्चंस के बारे में, परीक्षा जिस तरह से कराई जाती है उनको जो परेशानी होती थी। लेकिन ये सुधार जो है खास करके पिछले 5-6 साल में काफी ज्यादा हुआ है। और जो पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट कराए उसका उदाहरण देते हैं। करीब 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट का पैनल हम लोगों ने बनाया परीक्षा में। और जो सिस्टम इवॉल्व किया गया रेलवेज में अभी, उसमें किसी भी कैंडिडेट को किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि जितना पैनल हम अभी 4 साल में बनाए थे, रिटायरमेंट के पहले 4 साल में बनाए थे 3 साल में, वो अगर पहले काम हुआ रहता जो पुराने सिस्टम में जहां पर ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी तो कई कोर्ट केस हुए होते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मात्र कोर्ट केस हुआ, वो भी खारिज हो गया 2 हियरिंग में। तो रेलवे को हम लोग जो 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट पिछले 3 साल के अंदर दिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो नया सिस्टम, इवॉल्विंग सिस्टम जो ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है, जिसमें कैंडिडेट को कोई शिकायत तो बात छोड़ दीजिए, rather satisfaction level बहुत ज्यादा है about the system, standard of examination and the mode of conduct of examination, जिससे कि कोई भी कंप्लेंट कैंडिडेट्स को नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हम अपने करियर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि परीक्षा के सिस्टम में कितना ज्यादा चेंजेस हुआ जो कि आज हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो परीक्षाएं जो रेलवेज में होती थी तो बहुत से उसमें विवाद भी होते थे, कोर्ट केसेस होते थे, कभी कभी हिंसक घटनाएं भी हो जाती थी। लेकिन अब वो सब चीज के वो सब दिन जो है बीत गए, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट को रेलवेज में परीक्षाएं में हर एक स्टेज पर इन्वॉल्व करते थे। उसे सिर्फ क्वेश्चन बताने के बजाय सब कुछ, मतलब हर एक स्टेज पर कि सही परीक्षा के बाद, जैसे हमने पहले बताया कि किस प्रश्न का सही आंसर, और कैंडिडेट को ये भी अपॉर्चुनिटी देते थे कि जो मेरे लिए सही आंसर है वो वास्तव में सही है कि नहीं। क्योंकि हम लोग ने ये भी सुधार किया है, कभी होता था जो हम सही आंसर माने हैं वो गलत होता था, तो फिर वो उसको सही करके हम लोग सभी कैंडिडेट को उसकी बेनिफिट देते थे। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, और पिछले कुछ सालों में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, एक सहजता की ओर, ईज ऑफ रिक्रूटमेंट जिसका कि नाम भी लिया था सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने भी, उसकी तरफ बढ़े हैं। और ये सभी के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण की तरह भी है। लोगों के अंदर और परीक्षार्थी के अंदर इसको लेकर सेटिस्फेक्शन भी है। जो सामान्य पात्रता परीक्षा है केंद्र सरकार की सभी नौकरियों के लिए, एक परीक्षा का आयोजन जिस पर हमने चर्चा की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की चूंकि कमी है इसलिए चर्चा को यहाँ रोकना होगा। धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज देश देशांतर के आज के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।